गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके हिंदी व्याकरण का एक बिंदु और पढ़ते हैं जिसका नाम है पद परिचय। अब पद परिचय होता क्या है? जैसे हम लोग अपना परिचय देते हैं, आपका अगर नाम है और आपसे कोई आपका परिचय पूछता है तो आप अपने बारे में सब कुछ बताते हैं कि आपका नाम क्या है, आपके माता पिता का नाम क्या है, आप कहाँ रहते हैं, वो आपका परिचय होता है। उसी प्रकार से पद का जब हम व्याकरणिक रूप से परिचय देते हैं तो वो कहलाता है पद परिचय। अब पद परिचय से पहले हमें ये पता लगाना होगा कि पद कहते कैसे हैं, और इसके लिए हम शुरू करते हैं व्याकरण की सबसे छोटी इकाई से। व्याकरण की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो होती है वर्ण। और जब इन वर्णों को जोड़ दिया जाता है या सार्थक रूप से निर्मित किया जाता है तो एक सार्थक शब्द का निर्माण होता है। जैसे मैं लिखूं अगर क, म और ल, कमल, ये एक सार्थक शब्द है। ये अलग अलग वर्णों से मिलकर बना कमल। तो जब ये स्वतंत्र रूप में है तब ये क्या है? शब्द है। यानी जब किसी भी शब्द को स्वतंत्र रूप से लिखा जाएगा तब तो वो कहलाएगा शब्द। और जब इसी शब्द को हम किसी वाक्य में प्रयुक्त कर लेते हैं, यानी राम बाजार जाता है, राम बाजार जाता है, यहाँ राम बाजार, ये सब क्या है? अपने आप में शब्द हैं। और इन शब्दों को जब हम किसी वाक्य में जोड़ देते हैं, सार्थक रूप से एक सार्थक शब्द को मिलाकर हम सार्थक वाक्य का निर्माण करते हैं, तो यहाँ पर अब राम शब्द जो है वो पद के रूप में है। जब वो स्वतंत्र था तब सिर्फ वो राम था, तब वो शब्द था। लेकिन उसे जब हमने किसी वाक्य में प्रयुक्त किया तो वो क्या बन गया? राम जो है अब यहाँ पर पद बन गया। तो पद परिचय में हमें क्या करना है? पद परिचय में हमें इसी तरीके से कोई वाक्य मिलेगा और उस वाक्य में किसी भी शब्द को रेखांकित किया रहेगा और आपसे ये पूछा जाएगा कि इस शब्द का पद परिचय दीजिए। तो आपको व्याकरण की दृष्टि से उस शब्द की विशेषताएं एक एक करके बतानी है। तो हम इसको और विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखते हैं। पद वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक सार्थक शब्द पद कहलाता है। पद क्या है? वाक्य में प्रयुक्त, मैंने अभी आपको बताया था कि वो शब्द कैसा होना चाहिए? सार्थक होना चाहिए, यानी उसका कोई अर्थ होना चाहिए। वो तब क्या बन जाएगा? पद बन जाएगा। फिर अब पद परिचय की परिभाषा देखते हैं। वाक्य में प्रयुक्त शब्द के भेद, उपभेद, लिंग, वचन और कारक आदि के परिचय के साथ ही वाक्य में प्रयुक्त अन्य पदों के साथ उसके संबंध का भी उल्लेख किया जाता है। यानी अभी जैसे मैंने लिखा था राम बाजार जाता है, ये अपने आप में एक पूरा वाक्य है। अब यहाँ सिर्फ मैं राम के नीचे रेखांकित करती हूँ और आपसे राम शब्द का पद परिचय पूछती हूँ। तो आप इस राम शब्द का परिचय बताओगे, किसके आधार पर बताओगे? वो क्या है? संज्ञा है, विशेषण है, सर्वनाम है, जो भी है उसका भेद आ जाएगा। उसमें भी फिर वो व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, तो उसका उपभेद आ जाएगा। लिंग है, वचन है, कारक है, इन सब के बारे में तो आप बताएंगे, लेकिन उसके साथ ही वाक्य में और जो शब्द है ना, जैसे बाजार जाता है तो ये अन्य शब्द हैं, उन अन्य शब्दों के साथ, यानी वाक्य में तो पद कहेंगे हम उसे, इसीलिए अन्य पदों के साथ अगर उसका संबंध बताना पड़े तो वो पूरा जो बताया जाएगा वो क्या कहलाएगा? पद परिचय कहलाएगा। पद परिचय के अंतर्गत ये विशेष बात है ध्यान रखने की। पद परिचय के अंतर्गत वाक्य में प्रयुक्त पदों को अलग करके प्रत्येक पद का परिचय दिया जाता है। यानी अभी मैंने आपको बताया जैसे राम शब्द है, राम का पूछा है तो हमें उसके भेद, उपभेद, लिंग, वचन, कारक, काल, इसके आधार पर वर्णन करना है। बाजार का पूछा तो हमें बाजार का भी उसके भेद, उपभेद के आधार पर वर्णन करना है। तो ये सारी चीज़ों को हम अलग अलग करके उसके बारे में परिचय देते हैं और व्याकरणिक विशेषताएं
और यहाँ वो पद के रूप में क्या कार्य कर रहा है वो बताया जाता है। ये सारा मिलाकर क्या कहलाएगा? पद परिचय कहलाएगा। अब हम बात करते हैं कि पद परिचय में हम किन किन चीज़ों को देखते हैं, जैसे लिंग, वचन, कारक और काल। ये यहाँ पर आए थे अभी, लिंग, वचन, कारक, काल, और भेद और उपभेद भी आए थे। तो भेद और उपभेद कैसे देखते हैं ये चीज़ हम बाद में समझेंगे। पहले हम समझते हैं कि लिंग, वचन, कारक और काल के आधार पर हम किस तरह से किसी भी पद परिचय को देखते हैं। लिंग, वचन, कारक और काल। अब मैं एक उदाहरण लिखती हूँ यहाँ पर। रवि चाय बनाता है। इसमें आपको रवि के बारे में परिचय देना है। तो रवि क्या है? रवि व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन अभी आपको हो सकता है नहीं समझ आए कि आप संज्ञा, सर्वनाम और इनका पता भी कैसे लगाएंगे। तो ये चीज़ मैं अभी थोड़ी देर बाद आपको समझाऊंगी, लेकिन सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि इन चारों के आधार पर हम कैसे पहचानते हैं। तो रवि जो है वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है। अब इसका लिंग पता लगाना है हमें कि वो क्या है। तो लिंग आप नाम से पता लगाओगे। आप कह दोगे कि रवि है, वो लड़का है, और लड़का है तो वो क्या होगा? लिंग के आधार पर हम उसे क्या कह देंगे? पुल्लिंग कह देंगे। लेकिन कई बार यहाँ पर हमसे गलती हो जाती है। हमको कई बार इस चीज़ पर ध्यान न देकर जो वाक्य में अंत में जो शब्द आता है उसके आधार पर देखना चाहिए। जैसे अगर यहाँ पर बनाती है होता, चाहे इधर रवि है, तो रवि चाय बनाती है, तो हम क्या करते हैं? इस बनाती के आधार पर रवि शब्द पर ध्यान न देकर, कई नाम ऐसे मिलते हैं आपको जो लड़के और लड़की के समान होते हैं, तो वहाँ हम कैसे पता लगाएंगे? तो वहाँ आपको ये देखना है कि अंत में अगर बनाता है तो वो पुल्लिंग में जाएगा, और अगर वो बनाती है तो हम उसे स्त्रीलिंग में सम्मिलित करेंगे। फिर आता है हमारे पास में वचन। अब क्योंकि रवि अकेला है, अकेले ही बना रहा है, तो ये चीज़ भी आपको यहीं से पता चलेगी कि रवि चाय बनाता है तो फिर वो क्या है? एक वचन है। और अगर यहाँ पर होता कि रवि चाय बनाते हैं तो हम रवि शब्द के आधार पर ही उसे क्या कह देते? बहुवचन में शामिल कर लेते। ये एक वचन है। फिर आता है कारक। तो रवि क्या है? खुद काम कर रहा है यहाँ पर, इसीलिए वो कर्ता कारक है। इसको भी हम बाद में और विस्तृत रूप से समझेंगे। काल। काल हमारे पास 3 प्रकार के होते हैं: वर्तमान, भूतकाल और भविष्यकाल। है शब्द जहाँ मिलेगा आपको वो क्या है? वर्तमान काल है। जहाँ था की बात होगी, था, थे, थी, इस तरह के शब्द होंगे, एक वचन, बहुवचन या स्त्रीलिंग पुल्लिंग के आधार पर, तो वहाँ हम भूतकाल कह देंगे। और जहाँ होगा यानी काम अभी हुआ नहीं है, अब होने वाला है, तो हम वहाँ पर भविष्यकाल कह देंगे। तो ये तो हुआ आपका लिंग, वचन, कारक और काल के आधार पर किस तरह से आप किसी वाक्य में उसका पता लगाएंगे और उसका परिचय देंगे। अब हम आगे एक सारणी के माध्यम से ये समझते हैं कि कैसे भेद और उपभेद हम पता लगाएं। अब हम उस सारणी को समझते हैं जिससे हमें पद परिचय करना है। सबसे पहले संज्ञा शब्द का परिचय। इस सारणी को हमने 2 हिस्सों में बांटा है। जो पद परिचय होता है वो 2 तरह से देखते हैं हम, विकारी और अविकारी शब्दों के माध्यम से। विकारी और अविकारी। विकारी शब्द को जिन पर लिंग, वचन, काल के आधार पर चेंज आता है, बदलाव आता है। अविकारी को जिन पर लिंग, वचन, काल के आधार पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब विकारी शब्दों के अंतर्गत हम शामिल करते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। और जो अविकारी यानी जो अव्यय शब्द है वो अविकारी ही होते हैं, जिन पर कोई चेंज नहीं आता, जिसमें कोई बदलाव नहीं आता। ये भी 4 होते हैं: क्रिया विशेषण शब्द, समूह बोधक शब्द, समुच्चय बोधक शब्द और विस्मयादि बोधक शब्द। अब सबसे पहले हम जब विकारी शब्दों के आधार पर पद परिचय को देखते हैं तो उसमें हम शामिल करते हैं संज्ञा शब्द का पद परिचय। अब संज्ञा शब्द के पद परिचय में क्या है? संज्ञा के कितने भेद हैं वो देखना पड़ता है, उसके उपभेद हैं वो देखने पड़ते हैं। तो जैसे संज्ञा के हम 3 भेद शामिल करते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तो उसमें भी हम द्रव्यवाचक, समूहवाचक को और सम्मिलित करते हैं। इसी प्रकार से सर्वनाम है, तो सर्वनाम भी हमारे पास में 6 होते हैं। उसके जो भेद हैं उसी के आधार पर हम इस पद परिचय को देखते हैं। और इन सब के साथ में
साथ में लिंग, वचन, काल, कारक, ये चीज़ें भी साथ में हमको देखनी होती हैं। फिर आता है विशेषण। तो विशेषण भी 4 होते हैं, गुणवाचक है, आगे जो भी है वो सब मैं और आगे विस्तृत रूप से आपको समझा दूंगी, सिखा दूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि 12वीं क्लास तक आते आते आप ये संज्ञा सर्वनाम जो हमने बचपन में पढ़े थे वो सारा भूल चुके हो। तो ये सारी चीज़ें हम फिर से समझ लेंगे। आज हम फिर से छोटी क्लास में चलते हैं। फिर है क्रिया शब्द का पद परिचय, जैसे सकर्मक, अकर्मक, कर्म के आधार पर होती है। उसके अलावा और भी कई क्रियाएं होती है जिनके भेद हम और विस्तार से देख लेंगे। फिर अव्यय शब्द का पद परिचय आता है। अव्यय भी मैंने बताया आपको, अव्ययकारी और अव्ययकारी शब्द वो जिन पर लिंग, वचन, काल के आधार पर कोई परिवर्तन, कोई बदलाव नहीं होता है। इसमें भी हम 4 को देखते हैं। क्रिया विशेषण शब्द, क्रिया विशेषण भी 4 प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण वो होता है जिसमें क्रिया की विशेषता बताई जाती है, यानी हम यहाँ पर विशेषण पढ़ते हैं तो विशेषण में तो हम संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता या उसके गुण देखते हैं, लेकिन क्रिया विशेषण के अंतर्गत हम क्रिया किस प्रकार की है उसकी विशेषता पर जोर देते हैं। तो ये भी 4 हो गए। फिर आते हैं संबंध बोधक शब्द या संबंध बोधक अव्यय शब्द। इसमें किसी शब्द का किस तरह से दूसरे शब्द से जुड़ना है वो देखा जाता है। समुच्चय बोधक शब्द, इसमें भी कई शब्दों को एक साथ जोड़कर देखा जाता है। इसमें बोधक शब्द विस्मय, विस्मय का मतलब जहाँ पे आप आश्चर्य, शोक, हर्ष, इस तरह या घृणा, इस तरह के जो भाव लाते हो वो सारे भाव इस बोधक शब्दों में होते हैं। जैसे अरे तुमने ये क्या कर दिया, छी कितना गंदा लड़का है, तो ये सारी चीज़ें विस्मयादिबोधक शब्दों के अंतर्गत हम देखते हैं। तो ये सारी चीज़ों को हम पद परिचय के रूप में सम्मिलित करते हैं, अव्यय और विकारी और अविकारी के रूप में। अब हम आगे जो इनका विशेष वर्णन है या और ज़्यादा विस्तृत रूप है उसको हम और दूसरे भाग में पढ़ते हैं। अब हम देखते हैं संज्ञा का पद परिचय। संज्ञा शब्द अगर आपके पास है तो उसका पद परिचय आप किस आधार पर करोगे। संज्ञा शब्द के पद परिचय के लिए संज्ञा का भेद, लिंग, वचन, कारक तथा उस शब्द के क्रिया से जो संबंध है उसको हम इसमें व्यक्त करते हैं। अब संज्ञा में उपभेद भी होते हैं, भेद भी होते हैं, तो हम थोड़ा सा उनको विस्तृत रूप से देख लेते हैं। जो आप भूल चुके होंगे तो एक बार आपको थोड़ा सा देखने के बाद याद आ जाएगा, तो आप बहुत आसानी से इसको कर पाओगे। जैसे संज्ञा के 3 भेद होते हैं मुख्य रूप से, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। फिर जातिवाचक संज्ञा में हम 2 और शामिल करते हैं, जो है द्रव्यवाचक और समूहवाचक, और तीसरा होता है भाववाचक संज्ञा। अब जो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, जहाँ पर किसी भी विशेष व्यक्ति का नाम है, यानी इस दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं उन सबका कोई ना कोई नाम है और वो नाम सबका अपना एक विशेष है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जहाँ पर भी किसी भी विशेष नाम, यानी कोई व्यक्ति है, कोई वस्तु है, कोई जगह है, किसी का भी विशेष नाम होगा, यानी संज्ञा की जो साधारण सी परिभाषा लेते हैं वो हम ये लेते हैं कि संज्ञा जो है वो किसी व्यक्ति विशेष के बारे में, किसी वस्तु विशेष के बारे में बात करती है। तो यहाँ पर भी व्यक्ति विशेष के बारे में, जगह के बारे में, विशेष वस्तु के बारे में, किसी पदार्थ के बारे में अगर हम बात करें, लेकिन वो विशेष हो, उसका एक ही नाम हो, मतलब इस दुनिया में हम उसे एक ही माने, तो वो कहला गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे हम कुछ उदाहरण देख सकते हैं, शुभम, रवि, सबका अपना अपना नाम होता है। अब शुभम बहुत सारे हैं, लेकिन हम यहाँ बात करेंगे उस लड़के की जिसका नाम शुभम है। तो यहाँ पर रवि, हिमालय भी संसार में एक ही है, एवरेस्ट उसकी जो पर्वतमाला है, गंगा, यमुना इन नदियों के नाम हैं, रामायण पुस्तक का नाम है। यानी इस पूरी दुनिया में जितने भी सब्जियों के नाम, फलों के नाम, जगहों के नाम, ज़िले, कस्बे, इन सब के नाम अगर विशेष रूप से हमें नाम दिए गए हैं, जैसे ताजमहल है वो भी दुनिया में एक है, तो इन सब में हम क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर बात करते हैं दूसरा जातिवाचक संज्ञा की। जातिवाचक संज्ञा में जैसे लड़का, लड़की, बाजार, मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, ये सारे इसके उदाहरण हैं। लेकिन जातिवाचक संज्ञा होता क्या है? जातिवाचक संज्ञा में हम किसी भी व्यक्ति, वस्तु की जो संपूर्ण जाति है
उसके पूरे संपूर्ण संप्रदाय की हम बात करते हैं, वो उसको इंगित करता है, तो वहाँ हम जातिवाचक संज्ञा मान सकते हैं। जैसे मैंने कहा लड़का लड़की, तो जितने भी लड़के और लड़की इस दुनिया में हैं ये उन सबको संबोधित कर रहे हैं। बाज़ार, जितने भी बाज़ार हैं, बाज़ार का नाम हो सकता है, जैसे रिलायंस का मार्केट है या कोई भी शॉपिंग मॉल है, लेकिन हम जाएंगे तो हम क्या कहेंगे, हम बाज़ार जा रहे हैं। और मनुष्य हैं, अब मनुष्य बहुत सारे सभी मनुष्य कहलाते हैं, लेकिन मनुष्य शब्द जो है वो हमें जातिवाचक संज्ञा की तरफ इशारा करता है। कुत्ता, बिल्ली, लेकिन अब घर पे हम कोई पेट रखते हैं, कोई पर्टिकुलर किसी जानवर को हम पालते हैं तो उसका हम नाम रखते हैं, तो उस समय उस जानवर का जो नाम है वो तो क्या बन गया, उसके लिए व्यक्तिवाचक संज्ञा बन गया। लेकिन अगर हम उसे सिर्फ कुत्ता और बिल्ली कह रहे हैं तो वो जातिवाचक संज्ञा में आ गया। तो जैसे हमने इसमें देखा था व्यक्तिवाचक संज्ञा में कि इस दुनिया में जितनी भी सब्जियों के नाम है, फलों के नाम है, नदियों के नाम है, पर्वतों के नाम है, किताबों के नाम है या स्थानों के नाम है, जिला है, कस्बा है, तो अगर ये शब्द ऐसा का ऐसा है, जैसे कौन से ज़िले में रहते हो, तो जिला शब्द जो आया वो क्या कहलाएगा हमारे लिए यहाँ पर, जातिवाचक संज्ञा। यानी सिर्फ जिला जो है वो क्या कहलाया, जातिवाचक संज्ञा। या आप जिस शहर में रह रहे हो वो क्या है, जातिवाचक संज्ञा। यानी शहर शब्द जो है वो जातिवाचक संज्ञा को इंगित करेगा। लेकिन अगर यहाँ पर्टिकुलर किसी जगह का नाम है, जैसे कि मैं अजमेर ज़िले में रहता हूँ, उसको मैं यहाँ लिख देती हूँ, मैं अजमेर ज़िले में रहता हूँ या रहती हूँ, तो यहाँ पर अजमेर शब्द जो है वो है व्यक्तिवाचक संज्ञा, और जिला जो शब्द आया अगर उसके ऊपर आपको पद परिचय में रेखांकित मिलता है, रेखांकन मिलता है, तो आप यहाँ पर इसे जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत शामिल करोगे। तो जातिवाचक संज्ञा में लड़का लड़की, बाजार, मनुष्य, कुत्ता, बिल्ली, ये सब इसके उदाहरण हैं और ये सारी चीज़ें इसमें सम्मिलित की जाती हैं। अब जातिवाचक संज्ञा में हम दो भाग और करते हैं, पहला है द्रव्यवाचक और दूसरा है समूहवाचक। द्रव्यवाचक जितने भी पदार्थ हैं, जैसे दूध है, सोना है, चांदी है, पानी है, कपड़ा है, ये सारे जो पदार्थ हैं वो सब द्रव्यवाचक के अंतर्गत आते हैं। और समूहवाचक शब्द के अंतर्गत हम शामिल करते हैं जहाँ पर हम किसी ग्रुप विशेष की बात करें, जहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हों। जैसे हम कहते हैं वहाँ पर बहुत भीड़ जमा थी, तो ये जो भीड़ शब्द है ना वो भी अपने आप में क्या है, समूहवाचक को ही इंगित करता है। जैसे कुछ उदाहरण मैंने यहाँ लिख रखे हैं, कक्षा है, सेना है, सभा है, दल है, टोली है, कोई संस्था है, इस तरह के जो शब्द आते हैं वो सारे शब्द हम समूहवाचक के अंतर्गत शामिल करते हैं। और अगर अलग से आप पद परिचय में इनको ना पहचान सके बहुत ज़्यादा गहराई से, तो भी आप जहाँ पर भी इस तरह के शब्दों का उपयोग हो उसे जातिवाचक संज्ञा में शामिल कर लिख सकते हैं। फिर आता है तीसरा और अंतिम संज्ञा का भेद है, वो है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा में किसी भी वस्तु या व्यक्ति की अवस्था, उसके रूप, गुण, उनकी बात करेंगे हम। ऐसी चीज़ें जिन्हें हम महसूस कर सकते हैं, अनुभूत कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें हम भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत शामिल करते हैं। यानी होती तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे अभी मैंने दूध का गिलास लिया, वो दूध का गिलास गर्म है, तो मैंने कहा कि ये दूध तो गर्म है, तो ये जो गर्म शब्द है वो तो उस दूध की क्या हो गई, विशेषता। तो वहाँ पर वो शब्द गर्म, गर्म शब्द जो है वो क्या बन गया, यहाँ इसका विशेषण बना, किसका, दूध का विशेषण बना। लेकिन अगर यही चीज़ मैं बोलूँ कि आज बहुत गर्मी लग रही है, आज मौसम गर्म है, वो तो विशेषता हो गई, लेकिन मैं कहूँ कि आज बहुत गर्मी लग रही है या आज बहुत सर्दी लग रही है, तो ऐसी चीज़ें जो हम महसूस कर सकते हैं, जैसे बुढ़ापा, हम कहते हैं कि ये आदमी बूढ़ा हो गया है, तो बूढ़ा व्यक्ति हमें दिखाई दे रहा है, उसकी विशेषता, उसका विशेषण हो गया वो कि वो बूढ़ा है, उसको हम उसके बूढ़े होने को हम नाप सकते हैं, बता सकते हैं उसकी उम्र की, उसकी अवस्था को देखकर। लेकिन बुढ़ापा, ऐसे शब्द जो कि
हम सिर्फ फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, अनुभूत कर सकते हैं, वो सारे शब्द हम भाववाचक संज्ञा में शामिल करते हैं। और एक विशेष बात ये भी है कि जहाँ पर विशेषण शब्दों के साथ में अगर हम पीछे प्रत्यय लगाते हैं, जैसे बूढ़ा के साथ में आपा लगाया बुढ़ापा, सुंदर के साथ में हमने ता प्रत्यय लगाया सुंदरता, तो वो सारे शब्द भी किस में शामिल होंगे? भाववाचक संज्ञा में ही शामिल होंगे। अब हम एक उदाहरण देखते हैं जो कि संज्ञा शब्द के पद परिचय में मैंने लिया है। ये उदाहरण है, राजेश ने रमेश को पुस्तक दी। यहाँ हम बात करते हैं एक राजेश के पद परिचय की और एक पुस्तक की। मान लीजिए कि ये प्रश्न है जो आपके एग्ज़ाम में आया और आपको राजेश ने रमेश को पुस्तक दी। इसमें राजेश और पुस्तक सिर्फ इन दो ही शब्दों का पद परिचय बताना है। तो आप कैसे बताएंगे? जैसे राजेश है तो सबसे पहले हम उसका भेद या उपभेद देखेंगे। तो भेद में हमें देखा कि ये संज्ञा का शब्द है, सबसे पहले हमें यही पहचानना है। अब संज्ञा में भी उसका उपभेद क्या है? क्योंकि राजेश है, किसी का नाम है, तो वो क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे कि ये संज्ञा है, लेकिन कौन सी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर हम उसके लिंग के आधार पर देखेंगे। तो लिंग में कौन है? पुल्लिंग। जैसे मैंने आपको यहाँ लिखा है अभी कि संज्ञा शब्द के पद परिचय के लिए हम संज्ञा का भेद देखते हैं, ठीक है, फिर उसका लिंग देखेंगे। तो यहाँ हमने देख लिया कि उसका लिंग कौन सा है, तो क्योंकि वो लड़का है, दिखाई दे रहा है, नाम से पता चल रहा है, या तो फिर हम यहाँ पर पुल्लिंग मान लेंगे। और राजेश क्या है? फिर उसके बाद में एक वचन है, क्योंकि वो अकेला है। पुस्तक कौन दे रहा है? राजेश दे रहा है, तो वो अकेला है। और ने शब्द जो है यहाँ पर, उसके लिए हम कह सकते हैं कि वो कर्ता है, मतलब जो ने उसका कर्म है उसमें हमें कर्ता के रूप में वो दिखाई दे रहा है। और क्योंकि उसने रमेश को पुस्तक दी है, तो यहाँ पर वो क्रिया में द्विकर्म क्रिया के आधार पर दी क्रिया का कर्ता बनता है। फिर दूसरा शब्द है हमारे पास में, या दूसरा पद जो है वो है हमारे पास में पुस्तक। पुस्तक शब्द जो है, किसी विशेष पुस्तक का उसने हमें नाम नहीं दिया, पुस्तक दिया है, तो इसे हम जातिवाचक संज्ञा में शामिल करेंगे। ये भी संज्ञा का ही भेद है, क्योंकि हम पढ़ ही संज्ञा के पद परिचय को रहे हैं। अभी जब मैं अलग अलग आपको समझाऊंगी तो आपको सब समझ में आएगा, लेकिन जब सारे पढ़ लोगे उसके बाद में परीक्षा में जब आपके सामने ढेर सारे शब्द होंगे तो इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। तो जातिवाचक संज्ञा हो गई, एक वचन है, ठीक है। पुस्तक क्या है? पुस्तकें होता तो हम बहुवचन कर देते, पुस्तक है तो वो एक वचन है। और पुस्तक जो है वो पुल्लिंग है, ठीक है, और कर्म कारक है, क्योंकि यहाँ पर पुस्तक जो है वो एक कर्म के रूप में हमारे समक्ष प्रस्तुत हुई है। तो इस तरह से आपको संज्ञा का पद परिचय देखना है। जो भी रेखांकित शब्द मिले उसमें इन चीज़ों के आधार पर, यानी भेद, लिंग, वचन, कारक और क्रिया से उसके संबंध को व्यक्त करते हुए आप संज्ञा का पद परिचय देंगे।